Assalamu alaikum student. My name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is commonly known as the reflexation and reflexes. तो आज हम जो है वो सेकंड जो लेक्चर है जो चौथा चैप्टर जो एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर था जो एंट्री के सिलेबस में 2024 में जो चैप्टर था एंट्री के सिलेबस में जो चौथा चैप्टर था वो हमने डिस्कस कर लिया है करेंगे। तो उसका जो है वो सेकंड लेक्चर कल हमने जो फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम सेकंड लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में रिफ्लेक्सेशन एंड रिफ्लेक्सेस को। तो इट इज रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है एंड रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इट इज इनवॉलंटरी। ये क्या होते हैं? ये इनवॉलंटरी एंड सडन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल stimulus which is spinal cord and involved is known as a reflexation. रिफ्लेक्सेशन उनके मतलब उसको कहते हैं रिफ्लेक्सेशन के जो इनवॉलंटरी फंक्शन करते हैं। डायरेक्ट जो मैसेज जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व होता है मैसेज में, तो उसको हम रिफ्लेक्सेशन कहते हैं। क्योंकि कोई हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि ये आपको ये देखिए कि इसमें ये मेणबत्ती है। ये मेणबत्ती में एक बंदा जो है वो हाथ में उसका हाथ जो जलता है, वो पीछे अपने सोच भी नहीं सकता कि मुझे क्या हुआ, और ये ऐसे ही ये हाथ को नीचे करता है। और ये जो मैसेज जाता है उसमें जो ब्रेन में एक सोचने का जो लोब है वो भी काम नहीं करता, क्योंकि ब्रेन तक में ये मैसेज नहीं पहुंचता, क्योंकि ये ऐसी न्यूरॉन्स की जो स्पीड है ये डायरेक्ट उनमें उसमें उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड में जो वो इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये मैसेज डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। तो ये इसमें ऐसे रिफ्लेक्सेशन भी होती है। ओके, ये आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये विथड्रॉ एंड ये ऐसे प्रोसेस में जो इनवॉलंटरी फंक्शन होता है सडन तो जो सडनली जो मैसेज एक कंडीशन हो जाती है जिसमें जो मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो अटैच होता है इन्वॉल्व होता है, जिसको हम रिफ्लेक्सेशन कहते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है विथड्रॉ ऑफ हैंड्स, जो मैंने आपको ये पहले इसका एग्जांपल दिया। एग्जांपल है विथड्रॉ ऑफ हैंड्स ऑन हॉट स्टिमुलस or painful stimulus, blinding of eye when sudden light fall on eye and necking judging. ओके, ये सारा मैंने आपको पहले बता दिया कि एक जो बंदा वो उसका हाथ जो जलता है और ये पेनफुल उसको महसूस करता है, और ये उसकी आंखें जो है वो ब्लाइंडनेस हो जाती हैं, और उसमें जो है ब्लाइंडनेस हो जाती है, और ये सडनली जो मैसेज वो पहुंचता है वो स्पाइनल कॉर्ड में जो है उसमें पहुंचता है। जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचता। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन भी उसकी हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क उसको हम कहते हैं क्योंकि ये पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर, डेट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क उसको हम कहते हैं क्योंकि उसको हम कहते हैं कि जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर से इफेक्टर मैसेज पहुंचते हैं। ये रिसेप्टर से इफेक्टर को मैसेज भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इम्पल्स जो है मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं रिसेप्टर टू इफेक्टर। इफेक्टर में क्या होते हैं? मसल्स होते हैं, जो उसमें जो कंट्रैक्शन होती है, डेट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। There are five fundamental parts of reflex arc. जो reflex arc के जो हैं वो fundamental जो types होते हैं वो 5 होते हैं, क्योंकि receptor as a sensory, a neuron and interneuron and motor neuron and effector, ये 5 मैसेज होते हैं। और ये नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो मैसेज को रिसीव करती हैं एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो एक मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजती हैं
एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन के पास। उसके बाद जो है वो न्यूरो इम्पल्स जो होती हैं वो चेंज होती हैं, इलेक्ट्रिकल चेंज अक्रॉस द न्यूरोलीमा। उसके बाद जो है वो न्यूरॉन्स जो मैसेज को कनेक्ट करते हैं वो 250 इम्पल्स पर सेकंड में जो न्यूरॉन्स मैसेज को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद इन ह्यूमन नॉर्मल स्पीड ऑफ इम्पल्स जो फ्लो करती हैं स्पीड जो इम्पल्स में द ह्यूमन नॉर्मल स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ न्यूरॉन इन न्यूरॉन इम्पल्स इन न्यूरॉन डेट इज नोन एज 100 to 120 मीटर पर सेकंड। जो न्यूरॉन में जो स्पीड होती है नर इम्पल्स की जो न्यूरॉन को भेजती है न्यूरॉन को मैसेज, जो उसकी स्पीड होती है इम्पल्स की न्यूरॉन में, उसकी न्यूरॉन की जो स्पीड होती है इम्पल्स में उसकी स्पीड जो होती है वो 100 to 120 होती है। उसके बाद ये मैसेज ऐसे जाता है और उसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। ये है कि जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। Here are the word electrochemical refer the electrical potential capacity to do work. The exit on neuron membrane is known as the न्यूरोलीमा। उसको हम न्यूरोलीमा कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रेफर करती हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैपेसिटी को टू डू दी वर्क फॉर दी वर्क। द एग्जैक्ट न्यूरॉन जो प्रेजेंट होते हैं इसे न्यूरोलीमा कहते हैं। In this case of neuron, electrical potential that is known as charge which exit the cell membrane is known as the membrane potential, जिसको हम membrane potential कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो एक न्यूरॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है उसमें जो चार्ज होते हैं वो एग्जिट करती हैं क्रॉस करती हैं सेल मेम्ब्रेन से, तो उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक होता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और हम दोनों को ही स्टडी करेंगे आज ही इस लेक्चर में ही। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है आरएमपी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उसमें जो न्यूरॉन जो होते हैं वो अनस्टिमुलेटेड होते हैं। क्यों मैंने क्या कहा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अनस्टिमुलेटेड होते हैं और उसके बाद जो है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टिमुलेटेड होते हैं जिसको हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। आइए तो उसको डिस्कस करते हैं कि ये देखिए एक ये न्यूरॉन जाता है ऐसे मैसेज जाता है क्योंकि जो बाहर होती है सेल के बाहर जो होती है चार्जेस वो होते हैं पॉजिटिव और सेल के अंदर जो चार्जेस होती हैं वो है नेगेटिव। ऐसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो चार्जेस होती हैं सेल के बाहर उसको हम सेल के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं और सेल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होती हैं उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ओके ये देखिए आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि नॉन कंडक्टिंग द न्यूरॉन दैट इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बेटा मैंने क्या किया कि जो नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन होते हैं जो अनस्टिमुलेटेड न्यूरॉन होते हैं उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ये आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है कि अनस्टिमुलेटेड न्यूरॉन through the passing membrane potential that is known as does not passing through the membrane potential that is known as resting membrane potential, or when neuron at a rest inside the neuron excessive negative charge and outside the positive excessive neuron the positive charge that is known as resting membrane potential। आपको ये समझ में आ गई बात? ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कितना बहुत अच्छा सा टॉपिक है और ये एक सिंपल सा टॉपिक है, ये सादा सा टॉपिक है। ये आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? ओके कमेंट में जवाब दीजिए। ओके थैंक यू आपको समझ में आ गया? ओके उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उसमें जो चार्जेस होती हैं पोटेंशियल की चार्जेस होती हैं वो -70 मिली वोल्ट्स होते हैं बेटा, -70 मिली वोल्ट्स। क्या मैंने कहा? -70 मिली वोल्ट्स जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो चार्ज का वैल्यू होता है वो -70 मिली वोल्ट्स होता है इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये आपको एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होगा क्योंकि ये कई बार एंट्री में आ चुका है ये एमसीक्यू। ओके
आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू रवि, थैंक यू। उसके बाद जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज़ अ वैल्यू ऑफ -70 मिलीवोल्ट्स। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है वो ये फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये देखिए एक न्यूरोलीमा है। इस न्यूरोलीमा में जो है वो बाहर के जो चार्जेस होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं, और ये अंदर जो है बाहर जो पॉजिटिव चार्ज हैं, और ये इसके अंदर जो है सॉरी ये बाहर पॉजिटिव चार्ज एंड अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज दिए गए हैं। both excessive negative charge inside the neurolema and outside the positive charge, excessive positive charge outside the neurolema, that is commonly known as resting membrane potential, जिसको हम RMP भी कहते हैं, RMP, जिसको हम RMP भी कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, जिसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो चार्ज का वैल्यू होता है वो क्या कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। थैंक यू रवि, थैंक यू। ओके, उसके बाद जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद जो है वो उसमें जो चार्जेस होते हैं वो भी ये देखिए कि सोडियम पोटेशियम आयंस होते हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस होते हैं, और लीकेज ऑफ द पोटेशियम आयंस, negative ions, sodium potassium ions, negative organic ions and leakage of the potassium ions। ओके, ये देखिए ये न्यूरोलीमा है। इसमें सोडियम जो चार्जेस होते हैं वो बाहर आ जाती हैं, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये इसको फिर करता है चार्जेस को। ये क्या करता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि न्यूरॉन इज अनस्टिमुलेटिंग, दैट इज नोन एज not conduct the electricity, that is known as resting membrane potential, that is known as a resting membrane potential। ये आपको याद करना होगा कि unstimulating neuron, that is known as resting membrane potential, that do not conduct the electrical message, current, electrical signals, that is known as resting membrane potential। और इसमें से जो है सोडियम बाहर आ जाती है, सोडियम बाहर हो जाती है, उसके बाद सोडियम जो है उसके बाद ये बाहर आ जाती हैं, और ये पोटेशियम जो है वो इनसाइड द पोटेशियम चार्जेस होती हैं। और ये जब पोटेशियम जो चार्जेस बाहर जाती हैं तो ये सोडियम चार्जेस जो है वो इनसाइड आती हैं, और ये सोडियम चार्जेस जो इनसाइड आती हैं तो पोटेशियम चार्जेस जो है वो बाहर चली जाती हैं। ऐसे ये नेगेटिव ऑर्गेन आयंस जो होते हैं वो इनसाइड द फ्लो करते हैं हाई पोटेशियम आयन चार्जेस, और ये नेगेटिव चार्ज जो ये पॉजिटिव चार्ज जो होती हैं वो बाहर फ्लो करती हैं, डेट इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्योंकि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो ऐसे प्रोसेस चलता है, क्योंकि जो न्यूरॉन होता है वो अनस्टिमुलेटेड होता है, इसलिए ये बाहर जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज होती हैं। और उसके बाद जो है वो सोडियम पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस पोटेशियम जो पंप जो है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ओके, फिर भी इसको हम डिस्कस करते हैं कि कोई चीज़ ना रहे। or there are many types of ions which are present inside and outside the neurolema, inside and outside the neurolema, most important sodium and potassium ions। ये जो है न्यूरोलीमा के अंदर जो है वो सोडियम एंड पोटेशियम आयन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए जो है वो उसकी जो मूविंग होती है इलेक्ट्रॉन की जो सिग्नल्स की, वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें सोडियम पोटेशियम पंप होता है। क्योंकि सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो ही नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेटेड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसलिए ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सोडियम आयंस 10% हायर इन कंसंट्रेशन देन आउटसाइड न्यूरोलीमा देन द इनसाइड। ये जो सोडियम आयंस होते हैं वो 10% जो है वो आउटसाइड होते हैं देन दी न्यूरोलीमा, और ये पोटेशियम जो होता है पोटेशियम आयंस ये 30 टाइम्स कंसंट्रेशन जो होती है वो इनसाइड होती है देन दी आउटसाइड दी न्यूरोलीमा। ओके, ये आपको याद करना होगा कि सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन जो होती है बाहर वो 10 टाइम्स हायर होती है देन इनसाइड द न्यूरोलीमा, एंड जो उसके बाद जो है वो पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो 30 टाइम्स हायर होती हैं इनसाइड द न्यूरोलीमा देन दी आउटसाइड द न्यूरोलीमा। ओके, ये मैंने आपको ये पढ़ा दिया, और ये सोडियम नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस हैं, और ये इसकी जो है वो एक डायग्राम दी गई है, और उसके बाद जो है हम सॉरी ये भी एक दिया गया है कि देयरफॉर नेगेटिव चार्ज आर मोर इन नंबर इनसाइड द न्यूरोलीमा, सॉरी ये मैंने पहले आपको बता दिया।
आयनिक कंसंट्रेशन में ये टेबल दी गई है कि क्या हुआ कि आयनिक कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड दी रेस्टिंग न्यूरॉन। आयंस जो होते हैं वो एक आयंस, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस एंड नेगेटिव आयंस। जो सोडियम आयंस होते हैं वो आउटसाइड दी न्यूरोलिमा काफी होते हैं, हायर होते हैं देन दी इनसाइड दी न्यूरोलिमा। ये देखिए कि आउटसाइड द न्यूरोलिमा जो सोडियम आयंस होते हैं वो 145 होते हैं, देन इनसाइड जो होते हैं वो 15 होते हैं। उसके बाद जो पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो आउटसाइड जो होते हैं वो कम होते हैं, 5 हैं, देन दी इनसाइड न्यूरोलिमा। इनसाइड जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं देन दी आउटसाइड दी न्यूरोलिमा के पोटेशियम आयंस। उसके बाद नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो आउटसाइड जो कम होती हैं देन दी इनसाइड जो होते हैं वो 155 होते हैं, और इनसाइड जो आउटसाइड जो नेगेटिव आयंस जो होती हैं वो 30 होते हैं। ओके, तो ये हमने लीकेज जो है वो हमने सारे ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी डिस्कस करेंगे। पहले हमने क्या किया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद जो हम सेकंड जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो है एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने आपको ये ओवरव्यू दे दूं कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उसमें जो स्टिमुलेटेड न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जो होता है वो स्टिमुलेटेड हो रहा होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या था कि न्यूरॉन जो होता है वो अनस्टिमुलेटेड होता है, वो सिग्नल को, मैसेज को, करंट को रिसीव नहीं करता क्योंकि वो अनस्टिमुलेटेड होता है। वो स्टिमुलेटेड नहीं होता क्योंकि उसको स्टिमुलेट की ज़रूरत होती है, वो जो है स्टिमुलेट नहीं होता, इसलिए न्यूरॉन जो है मैसेज को, करंट को, इम्पल्स को रिसीव नहीं करते, मैसेज को रिसीव नहीं करते वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बॉडी के अदर पार्ट्स में न्यूरॉन को मैसेज को भेजने के लिए। तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिंपल सा काम है कि when neuron is stimulated by the stimulus, जो उसको स्टिमुलस मिलता है तो स्टिमुलेटेड होता है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो न्यूरॉन थे वो स्टिमुलेटेड नहीं थे क्योंकि उसको स्टिमुलेट नहीं मिलता था, वो स्टिमुलेटेड नहीं होते थे, और उसको जो हम कह रहे थे वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, आरएमपी भी उसको कहते थे। Charge of neurolema become distributed the charge that is known as the action membrane potential। जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो उसका वैल्यू जो होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप का, तो वो सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है इसमें वो भी इसको डिस्कस करेंगे कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो वैल्यू होता है पोटेंशियल का, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, वो +55 होता है। ये आपको याद करना होगा कि कितना, +55, ये 55 उसका पोटेंशियल वैल्यू है। और ये ऐसे ये चलता, ये देखिए ये लिखा हुआ है +50 जो है वो जो होता है वो एक्शन में पोटेंशियल, जो पोटेंशियल चार्ज नेगेटिव 0 होता है, और ये 55 जो होता है वो एक उसका होता है कि जो डिपोलराइजेशन होती है, और थ्रेशोल्ड जो माइनस जो होता है, -55 जो होता है वो थ्रेशोल्ड का जो होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और ये +50 जो होता है, +50 ये मैंने आपको गलत बता दिया कि मैं कहता हूँ अब स्टूडेंट को कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उसमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो +50 होता है। ओके, तो उसके बाद जो है वो डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होती है। इसमें जो डिपोलराइजेशन होती है उसको हम जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, और जो रिपोलराइजेशन होती है जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि रिपोलराइजेशन में जो होती है वो बाहर जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं, और इनसाइड द न्यूरोलिमा नेगेटिव चार्ज होती हैं। बाहर पॉजिटिव चार्ज होती हैं, और अंदर जो है नेगेटिव चार्ज होती हैं, जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, उसको हम रिपोलराइजेशन भी कहते हैं। जिसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू है वो है वोल्टेज है वो -70 है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। जो उसके बाद जो है डिपोलराइजेशन हो रही होती है, इनसाइड द न्यूरोलिमा बिकम अ पॉजिटिव चार्ज
become a positive charge and condition that is known as a depolarization with potential charge is known as प्लस 50 मिलीवोल्ट। जो डिपोलराइजेशन में जो मिलीवोल्ट जो पोटेंशियल वोल्टेज होता है वो प्लस 50 होता है और थ्रेशोल्ड में जो वोल्टेज होती है वो माइनस 55 होती है। ये आपको मैं दिखाऊं और ये थ्रेशोल्ड माइनस 55 दिया गया है। ये है थ्रेशोल्ड का पोटेंशियल वैल्यू। उसके बाद ये -70 जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल का दिया गया है वोल्टेज और ये 5 नंबर के रेस्टिंग पोटेंशियल दिया गया है कि एक्शन में पोटेंशियल में जो होता है वो डीपोलराइजेशन हो रही होती है। और ये आपको ये डिफरेंस याद करना होगा कि जो है वो सोडियम एक्शन पोटेंशियल में जो होता है वो डीपोलराइजेशन में सोडियम आयंस जो होते हैं वो इन होते हैं। जो सोडियम आयंस जो होते हैं वो इनसाइड होते हैं और ये इन होते हैं। और उसके बाद जो है वो रिपोलराइजेशन में जो है रिपोलराइजेशन में जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो आउट होते हैं। क्या पोटेशियम आयंस जो है वो आउट होते हैं रेस्टिंग रिपोलराइजेशन में। और उसके बाद जो है वो डिपोलराइजेशन में जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो इंटर होते हैं। क्या पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो इंटर होते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, जिसको हम डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद जो है वो डीपोलराइजेशन में जो है वो पोटेशियम आयंस जो है वो आउटसाइड होते हैं, आउट होते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ दिया और डीपोलराइजेशन भी हमने कर दिया और रिपोलराइजेशन भी। ये हम बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लिया कि मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि ये वीडियो आपको समझ में आए। और उसके बाद ये एक सिंपल सा टॉपिक भी है रिफ्रैक्टरी पीरियड भी, तो हमने सोचा कि इसको भी क्लियर करते हैं इसी वीडियो में। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि ये देखिए, रिफ्रैक्टरी पीरियड हम उसको कहते हैं कि जो न्यूरॉन होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में से मूव करता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के पास। जब एक न्यूरॉन जो है वो अदर न्यूरॉन के पास आता है, वन न्यूरॉन जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन में आ जाता है, जो उसमें जो टाइम लगता है उस टाइम को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। क्या वन न्यूरॉन जो मैसेज भेजता है अदर न्यूरॉन के पास, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, between the time occurs that time is commonly known as a refractory period। तो इसी को ही हम refractory period कह रहे हैं। और ये refractory period जो होता है वो only 2 मिलीसेकंड्स होता है। क्या 2 मिलीसेकंड्स ये refractory period होता है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ये भेजें कि वो भी ये इस वीडियो से बहुत सीख जाएं। और ये मेरा जो ये आप इस वीडियो को सफ़र करेंगे तो ये मेरा वीडियो जो है वो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त। तो मेरी दुआओं आपकी दुआओं में मेरी जो है वो उम्मीद रहती है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ और आपको बहुत कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो मैंने बहुत वो जो कोशिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ। ये डे बाय डे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो कि पढ़ने में। तो ये हमने जो लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लिया कि डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और एक्शन मेमोरी पोटेंशियल एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्स और एंड वो भी अगले वीडियो में जो हमने डिस्कस कर लिए थे। जो ये लेक्चर जो था वो सेकंड लेक्चर था। ओके, तो थर्ड लेक्चर जो था हम लेक्चर होगा वो हमारा ब्रेन पे होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सीएनएस पे जो हमारा पूरा लेक्चर होगा, ब्रेन के पार्ट्स और उसकी पूरी डिटेल एंड स्पाइनल कॉर्ड्स के पे हमारी जो है वीडियो बनेगी। और दीजिए मुझे इजाज़त। तो आपकी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।